नमस्ते बहनों, परिजात एकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए घरेलू हिंसा से संबंधित जो सवाल बनते हैं उनको बाल विवाह के और पॉस्को अधिनियम से। ये तीनों अधिनियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपका 7 से 8 क्वेश्चन बड़े आराम से देखने को मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो परिजात एकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के प्रश्न। घरेलू हिंसा अधिनियम के सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत किस अनुच्छेद में पीड़िता को रहने का अधिकार दिया गया है? धारा 12, धारा 17, धारा 21, धारा 26। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत किस अनुच्छेद में पीड़िता को रहने का अधिकार दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 17। क्वेश्चन नंबर 2, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू संबंध की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 2(1), धारा 2(f), धारा 3 या धारा 12। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू संबंध की परिभाषा किस धारा में दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 2(f). क्वेश्चन नंबर 3, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी को नियुक्ति करने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 5, धारा 7, धारा 8, धारा 10। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी को नियुक्ति करने का प्रावधान किस धारा में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 8। क्वेश्चन नंबर 4, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 3, धारा 5, धारा 7, धारा 10। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 3। क्वेश्चन नंबर 5, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार शिकायत दर्ज करने का अधिकार किसे है? केवल पीड़िता और उसकी ओर से कोई व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार शिकायत दर्ज करने का अधिकार किसे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कोर्ट को अंतरिम आदेश जारी करने का अधिकार किस धारा में दिया गया है? धारा 18, धारा 19, धारा 23, धारा 25। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कोर्ट को अंतरिम आदेश जारी करने का अधिकार किस धारा में दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 23। क्वेश्चन नंबर 7, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किस प्रकार की हिंसा को मान्यता दी गई है? शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, आर्थिक और यौन हिंसा, उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किस प्रकार की हिंसा को मान्यता दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शारीरिक हिंसा भी, मानसिक हिंसा भी, आर्थिक और यौन हिंसा भी। इसका आंसर होगा इसलिए उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत न्यायालय को शिकायत पर निर्णय लेने की अधिकतम कितनी समय लगना चाहिए? 60 दिन, 90 दिन, 30 दिन, 120 दिन। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत न्यायालय को शिकायत पर निर्णय लेने की अधिकतम कितना समय लगना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 60 दिन। परिजात एकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आश्रय गृह और सहायता सेवाओं की व्यवस्था किस धारा में की गई है? धारा 6, धारा 7, धारा 9, धारा 14। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आश्रय गृह और सहायता सेवाओं की व्यवस्था किस धारा में की गई है? इसका आंसर होगा धारा 6।
क्वेश्चन नंबर 10, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 किस वर्ष लागू किया गया था? 26 अक्टूबर 2004, 26 अक्टूबर 2005, 1 जनवरी 2006, 15 अगस्त 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 किस वर्ष लागू किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 26 अक्टूबर 2005। क्वेश्चन नंबर 11, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अस्थायी राहत के आदेश देने का अधिकार किसके पास है? पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट या महिला आयोग। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अस्थायी राहत के आदेश देने का अधिकार किसके पास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 12, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को किस प्रकार का संरक्षण दिया जाता है? आवासीय आदेश, आर्थिक राहत, हिरासत आदेश या उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को किस प्रकार का संरक्षण दिया जाता है? आवासीय आदेश भी दिया जाता है, आर्थिक सहायता भी दी जाती है, हिरासत का आदेश भी दिया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की रिपोर्ट देने का उत्तरदायित्व किसका होता है? केवल पीड़िता, कोई भी व्यक्ति जो इसके बारे में जानता हो, केवल पुलिस, केवल मजिस्ट्रेट। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की रिपोर्ट देने का उत्तरदायित्व किसका होता है? इसका आंसर होगा उपरोक्त, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोई भी व्यक्ति जो इसके बारे में जानता हो। क्वेश्चन नंबर 14, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को किस प्रकार का भत्ता प्रदान किया जा सकता है? चिकित्सा भत्ता, मकान किराए भत्ता, जीवन निर्वाह भत्ता या उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को किस प्रकार का भत्ता प्रदान किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कौन सा प्राधिकरण पीड़िता को तत्काल सहायता प्रदान करता है? स्थानीय एनजीओ, संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कौन सा प्राधिकरण पीड़िता को तत्काल सहायता प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संरक्षण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 16, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसे कवर किया गया है? पत्नी, लिव इन पार्टनर, महिला परिवार के सदस्य या उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसे कवर किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार कौन सी संस्था पीड़िताओं को आश्रय प्रदान कर सकती है? पुलिस स्टेशन, आश्रय गृह, अदालत या पंचायत। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार कौन सी संस्था पीड़िताओं को आश्रय प्रदान कर सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आश्रय गृह। क्वेश्चन नंबर 18, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आर्थिक हिंसा में निम्न में से कौन शामिल है? महिलाओं को उसकी संपत्ति से वंचित करना, महिला की आय पर नियंत्रण रखना, महिला की आर्थिक स्वतंत्रता छीनना या उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आर्थिक हिंसा में कौन शामिल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी किसे रिपोर्ट करता है? मजिस्ट्रेट, पुलिस, एनजीओ या जिला अधिकारी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी किसे रिपोर्ट करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 20, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत यौन हिंसा में क्या शामिल होता है? बिना सहमति के यौन संबंध बनाना, महिला की यौन स्वतंत्रता को बाधित करना, यौन प्रकृति के लिए मानसिक दबाव डालना या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत यौन हिंसा में क्या शामिल होता है? उपरोक्त सभी, यानी बिना सहमति के यौन संबंध बनाना, महिला की यौन स्वतंत्रता को बाधित करना, यौन प्रकृति के लिए मानसिक दबाव डालना, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
वीडियो को लाइक कर लीजिए आप लोग, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 21, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संरक्षण आदेश की वैधता कितने समय तक होती है? 6 महीने, जब तक अदालत इसे रद्द न कर दे, 1 साल या 2 साल। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संरक्षण आदेश की वैधता कितने समय तक होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जब तक अदालत इसे रद्द न कर दे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया की शुरुआत कौन कर सकता है? मजिस्ट्रेट, महिला स्वयं, पुलिस अधिकारी, कोई भी संरक्षण अधिकारी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया की शुरुआत कौन कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महिला स्वयं। क्वेश्चन नंबर 23, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को मानसिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 9, धारा 14, धारा 20, धारा 23। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़िता को मानसिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किस धारा में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 14। क्वेश्चन नंबर 24, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अर्थदंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? धारा 28, धारा 31, धारा 33, धारा 35। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अर्थदंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 31। क्वेश्चन नंबर 25, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा के प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, मानसिक हिंसा या सार्वजनिक हिंसा। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा के प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? सार्वजनिक हिंसा शामिल नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा अंतिम राहत का आदेश कितने दिनों में दिया जा सकता है? 15 दिन, 7 दिन, 30 दिन, 60 दिन। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा अंतिम राहत का आदेश 60 दिनों के अंदर दिया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 60 दिन। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरिम राहत पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 दिन। 60 दिन गलती से निकल गया था, उस अंतिम राहत नहीं पढ़ पाया था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 27, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार किसे शारीरिक हिंसा माना जाता है? चोट पहुंचाना, मारपीट करना, जानबूझकर दर्द देना या उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार किसे शारीरिक हिंसा माना जाता है? चोट पहुंचाना भी, मारपीट करना भी, जानबूझकर दर्द देना भी, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की सूचना देने में लापरवाही करने पर किसे दंडित किया जा सकता है? संरक्षण अधिकारी, पुलिस अधिकारी, पीड़िता का परिवार या कोई नहीं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की सूचना देने पर लापरवाही करने पर जो संरक्षण अधिकारी है उसे दंडित किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संरक्षण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 29, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत किस प्रकार का आवासीय आदेश पीड़िता को दिया जा सकता है? पति को घर से बाहर करना, पति को पीड़िता के पास रहने से रोकना, महिला को अपने ससुराल में रहने का अधिकार देना या उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत किस प्रकार का आवासीय आदेश पीड़िता को दिया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आज का अंतिम सवाल देखिए। आज का अंतिम सवाल
क्वेश्चन नंबर 30, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो उसे अधिकतम कितने समय तक की सजा दी जा सकती है? 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो उसे अधिकतम कितने समय तक की सजा दी जा सकती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 30 का आंसर क्या होगा। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल परिजात एकेडमी एमपी से आप लोग जुड़ सकते हैं, जहां आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। अब तक जितने भी वीडियो हमने अपलोड किए सबकी पीडीएफ कल रात को हमने अपलोड कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल में, आप लोग जाके चेक कर लीजिए। इसकी भी पीडीएफ आपको शाम तक मिल जाएगी, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास भी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम कब लागू हुआ था? 2004, 2005, 2006, 2007? बाल विवाह रोकथाम अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका आंसर होगा 2006, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, बाल विवाह में लड़कियों की न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष? बाल विवाह में लड़कियों की न्यूनतम आयु होती है 18 साल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, बाल विवाह में लड़कों की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष? बाल विवाह में लड़कों की न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष, लड़कियों की 18, लड़कों की 21। क्वेश्चन नंबर 4, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम में कितने अध्याय हैं? 5, 6, 7, 8? बाल विवाह रोकथाम अधिनियम में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 5। क्वेश्चन नंबर 5, बाल विवाह को रोकने के लिए कौन अधिकारी नियुक्त होता है? बाल विवाह को रोकने के लिए कौन सा अधिकारी नियुक्त होता है? ग्राम प्रधान, बाल विवाह रोकथाम अधिकारी, थाना प्रभारी, जिला मजिस्ट्रेट? बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह रोकथाम अधिकारी की नियुक्ति होती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, बाल विवाह में भाग लेने वालों को अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष? बाल विवाह में भाग लेने वालों को अधिकतम 3 वर्ष की सजा हो सकती है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बाल विवाह में दंडनीय अपराध किस प्रकार का है? संज्ञेय एवं जमानती, असंज्ञेय एवं जमानती, संज्ञेय एवं गैर जमानती, असंज्ञेय एवं गैर जमानती? बाल विवाह में दंडनीय अपराध किस प्रकार का है? ऑप्शन सी, संज्ञेय एवं गैर जमानती। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस अधिनियम ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 को प्रतिस्थापित किया? किस अधिनियम ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 को प्रतिस्थापित किया? ऑप्शन देखिए, बाल विवाह अधिनियम 2000, बाल विवाह अधिनियम 2006, बाल अधिकार अधिनियम 2005, किशोर न्याय अधिनियम 2015? इसका आंसर होगा बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006। क्वेश्चन नंबर 9, अधिनियम के अनुसार बाल विवाह किसे कहते हैं? लड़कों की आयु 18 वर्ष से कम, लड़की की आयु 16 वर्ष से कम, लड़के की आयु 21 वर्ष से कम और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम, दोनों की आयु 18 वर्ष से कम या कोई नहीं? अधिनियम के अनुसार बाल विवाह किसे कहते हैं? लड़के की आयु 21 वर्ष से कम और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम, ऑप्शन बी। इस अधिनियम में सरल क्वेश्चन ही बनते हैं, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बाल विवाह से संबंधित शिकायत कौन दर्ज कर सकता है? केवल माता पिता, कोई भी नागरिक, केवल पीड़ित, केवल पुलिस अधिकारी? बाल विवाह से संबंधित शिकायत कोई भी नागरिक दर्ज करा सकता है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, बाल विवाह की सूचना किसे दी जा सकती है? पुलिस, बाल विवाह रोकथाम अधिकारी, चाइल्ड लाइन या उपरोक्त सभी?
बाल विवाह की सूचना किसे दी जा सकती है? पुलिस को भी, बाल विवाह रोकथाम अधिकारी को भी, चाइल्ड लाइन के माध्यम से भी दी जा सकती है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, बाल विवाह को शून्य और शून्यात्मक कब घोषित किया जा सकता है? जब विवाह स्वेच्छा से हुआ हो, जब विवाह बलपूर्वक या धोखे से हुआ हो, जब विवाह में लड़की की सहमति ली गई हो, जब सामाजिक रीतियों का पालन किया गया हो। बाल विवाह को शून्य और शून्यात्मक कब घोषित किया जाता है? जब विवाह बलपूर्वक या धोखे से किया गया, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, बाल विवाह में दहेज लेना किस प्रकार का अपराध है? गंभीर अपराध, साधारण अपराध, कानूनी अपराध, नहीं सामाजिक अपराध है। बाल विवाह में दहेज लेना किस प्रकार का अपराध है? गंभीर अपराध, यानी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बाल विवाह को निरस्त करने के लिए अधिकतम कितने वर्षों के भीतर याचिका दायर की जा सकती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। बाल विवाह को निरस्त करने के लिए अधिकतम 2 वर्षों के भीतर याचिका दायर की जा सकती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी संस्था बाल विवाह रोकने में सहायता करती है? एनसीपीसीआर, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को। कौन सी संस्था बाल विवाह को रोकने में सहायता करती है? एनसीपीसीआर, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 16, बाल विवाह रोकने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या का नियंत्रण, शिक्षा को बढ़ावा देना, बच्चों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा, विवाह की परंपरा को समाप्त करना। बाल विवाह रोकने का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा, यानी ऑप्शन सी। बच्चों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा बाल विवाह रोकने का मुख्य उद्देश्य होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य में सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। किस राज्य में सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं? ऑप्शन बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 18, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के तहत पीड़ित को क्या सहायता मिलती है? मुक्त शिक्षा, मुक्त कानूनी सहायता, मुक्त चिकित्सा सुविधा, उपरोक्त सभी। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के तहत पीड़ित को क्या सहायता मिलती है? मुक्त शिक्षा मिलती है, मुक्त कानूनी सहायता मिलती है, मुक्त चिकित्सा सुविधा मिलती है, यानी तीनों चीज मिलती हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा संगठन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। कौन सा संगठन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसके तहत आपकी वैकेंसी आई है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 20, किस अधिनियम के तहत बाल विवाह पर रोक है? किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। किस अधिनियम के तहत बाल विवाह पर रोक है? बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006, ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे बाल विवाह से जुड़े जो सामाजिक प्रभाव के क्वेश्चन बनते हैं उनको। पहला क्वेश्चन देखिए, बाल विवाह का समाज पर सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव क्या है? आर्थिक विकास में वृद्धि, बाल श्रम में कमी, लड़कियों की शिक्षा में रुकावट, सामाजिक संरचना में सुधार। बाल विवाह का समाज पर सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि लड़कियों की शिक्षा में रुकावट हो जाता है, ऑप्शन सी। बाल विवाह का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? बाल विवाह का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? लड़के, लड़कियां, माता पिता, समाज। बाल विवाह का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन सरल है तो इसका आंसर हम भी बता देते हैं, लड़कियां। जो कठिन क्वेश्चन होगा वो आप लोगों से मैं पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, बाल विवाह से लड़कियों में किस स्वास्थ्य समस्या का खतरा अधिक होता है? मोटापा, कुपोषण और मातृ मृत्यु दर, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग।
बाल विवाह से लड़कियों में किस स्वास्थ्य समस्या का खतरा अधिक होता है? कुपोषण और मातृ मृत्यु दर, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, बाल विवाह का किस पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेलकूद। खेलकूद। बाल विवाह का किस पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता? शिक्षा पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, रोजगार पर पड़ता है, लेकिन खेलकूद पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा सामाजिक कारण बाल विवाह को बढ़ावा देता है? शिक्षा, गरीबी, सरकारी योजनाएं, महिला सशक्तिकरण। कौन सा सामाजिक कारण बाल विवाह को बढ़ावा देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गरीबी। गरीबी होने के कारण बाल विवाह ज्यादा होते हैं। अगर शिक्षा रहोगी तो बाल विवाह कम हो जाएंगे। सरकारी योजनाएं का अगर लाभ अच्छे तरीके से पहुंचेगा तो बाल विवाह कम हो जाएंगे। महिला का सशक्तिकरण, महिला अगर मजबूत होगी तो बाल विवाह कम हो जाएगा। लेकिन अगर गरीबी है तो बाल विवाह ज्यादा होता है। अब हम देखेंगे कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के कानूनी परिणाम के तहत कौन से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाल विवाह करने वाले को अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। बाल विवाह करने वालों को अधिकतम 3 वर्ष की सजा हो सकती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, बाल विवाह में भाग लेने वाले माता पिता पर कितना जुर्माना लग सकता है? 10,000 रुपए, 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए। बाल विवाह में भाग लेने वाले माता पिता पर कितना जुर्माना लग सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 25,000 रुपए का जुर्माना लगता है अगर आप बाल विवाह करते पकड़े गए तो माता पिता। क्वेश्चन नंबर 3, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के तहत कौन सी कार्यवाही नहीं की जा सकती? गिरफ्तारी, चेतावनी देना, जुर्माना, विवाह को वैध ठहराना। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के तहत कौन सी कार्यवाही नहीं की जा सकती? विवाह को आप वैध नहीं ठहरा सकते। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, बाल विवाह रोकने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है? केवल माता पिता, आयोजक, माता पिता और पुरोहित, केवल दूल्हा दुल्हन, केवल पुरोहित। बाल विवाह रोकने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है? आयोजक, माता पिता और पुरोहित, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, बाल विवाह में भाग लेने पर किस प्रकार का अपराध बनता है? असंज्ञेय और जमानती, संज्ञेय और गैर जमानती, असंज्ञेय और गैर जमानती, संज्ञेय और जमानती। बाल विवाह में भाग लेने पर किस प्रकार का अपराध बनता है? संज्ञेय और गैर जमानती। ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे कि बाल विवाह रोकने में जो सरकार की भूमिका होती है उससे कितने क्वेश्चन बनते हैं, उसको देख लीजिए आप। सरकार की भूमिका के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। बाल विवाह रोकने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? मध्याह्न भोजन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, कौशल विकास योजना। बाल विवाह रोकने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, बाल विवाह को रोकने के लिए किस मंत्रालय द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं? शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय। बाल विवाह को रोकने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा योजना चलाई जाती है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा सरकारी कार्यक्रम लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करता है? सर्व शिक्षा अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, मेक इन इंडिया, जन धन योजना। कौन सा सरकारी कार्यक्रम लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन बी, सुकन्या समृद्धि योजना। क्वेश्चन नंबर 4, बाल विवाह रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? शादी में खर्च कम करना, लड़कियों की शिक्षा में सुधार, लड़कों की कमाई बढ़ाना, धार्मिक रीतियों का पालन। बाल विवाह रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय होता है लड़कियों को शिक्षा दी जाए, लड़कियों की शिक्षा में सुधार किया जाए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बाल विवाह रोकने के लिए सरकार किस प्रकार की सहायता प्रदान करती है? आर्थिक सहायता, मुफ्त शिक्षा, कानूनी सहायता, उपरोक्त सभी। बाल विवाह रोकने के लिए सरकार किस प्रकार की सहायता प्रदान करती है? आर्थिक सहायता देती है, मुफ्त शिक्षा देती है, कानूनी सहायता भी देती है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे जो चाइल्ड लाइन 1098 सरकार द्वारा चलाई जाती है उसके तहत कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में।
चाइल्ड लाइन 1098 किस प्रकार की सेवा है? स्वास्थ्य सेवा, आपातकालीन हेल्पलाइन, शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा। चाइल्ड लाइन 1098 किस प्रकार की सेवा? आपातकालीन हेल्पलाइन। अब अगर आप कहीं भी बाल विवाह होते हुए देख रही हो तो 1098 फोन करके सरकार को सूचना दे सकती हैं, जिससे बाल विवाह रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, चाइल्ड लाइन 1098 किसके लिए है? केवल लड़कियों के लिए, केवल लड़कों के लिए, सभी बच्चों के लिए, केवल माता पिता के लिए। चाइल्ड लाइन 1098 सभी बच्चों के लिए कोई भी सूचना दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, बाल विवाह की सूचना किस नंबर पर दी जा सकती है? 100, 101, 1098, 108। बाल विवाह की सूचना किस नंबर पर दी जा सकती है? 1098। 108 तो एम्बुलेंस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4, चाइल्ड लाइन 1098 किस संगठन द्वारा संचालित है? स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। चाइल्ड लाइन 1098 किस संगठन द्वारा संचालित होता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, चाइल्ड लाइन 1098 सेवा किस समय उपलब्ध रहती है? केवल दिन में, केवल रात में, 24 घंटा 24x7, सप्ताह में केवल 5 दिन। चाइल्ड लाइन सेवा 1098 किस समय उपलब्ध रहती है? 24 घंटे और 7 दिन, 24x7, ऑप्शन सी। ये थे 40 क्वेश्चन। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो प्रजात अकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहां आपको उसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकती हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे भी लगे कि कंटेंट हमारा अच्छा है कि नहीं। ये इस टॉपिक से सरल क्वेश्चन ही बनते हैं, कठिन क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, इससे सरल क्वेश्चन है। आप लोग इनको 1-2 बार कम से कम रिविजन कर लीजिए, जिससे आपका टॉपिक मजबूत हो सके। चलिए मिलते हैं। आपको अगला कौन सा अधिनियम के क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके लिए भी वीडियो बना दिया जाएगा। धन्यवाद। सबसे पहले देखते हैं कि पास्को अधिनियम होता क्या है। 2012 में इसको पास किया गया था। बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए भारत में लागू एक महत्वपूर्ण कानून होता है पास्को अधिनियम। भारत की संसद द्वारा इसके पारित किया गया था 2012 में, केंद्र सरकार द्वारा इसको पारित किया गया था। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पास्को अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2010, 2012, 2014, 2016। पास्को अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2012। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पास्को अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की शिक्षा में सुधार, बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा, बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना, बच्चों को रोजगार देना। पास्को अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पास्को अधिनियम की किस आयु वर्ग के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है? 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक या 18 वर्ष तक। पास्को अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन डी, 18 वर्ष तक के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है पास्को अधिनियम, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पास्को अधिनियम के तहत कौन से अपराध आते हैं? शारीरिक शोषण, यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी या उपरोक्त सभी। पास्को अधिनियम के तहत कौन से अपराध आते हैं? शारीरिक शोषण भी आता है, यौन उत्पीड़न भी आता है, पोर्नोग्राफी भी आता है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पास्को अधिनियम के तहत मामले कितने समय में निपटाने का प्रावधान है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 1 वर्ष। पास्को अधिनियम के तहत मामले कितने समय में निपटाने का प्रावधान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 90 दिन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पास्को अधिनियम के तहत न्यूनतम सजा कितनी है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष। पास्को अधिनियम के तहत न्यूनतम सजा कितनी है? ऑप्शन बी, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पास्को अधिनियम के तहत अधिकतम सजा कितनी है? 7 वर्ष, 10 वर्ष, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। पास्को अधिनियम के तहत अधिकतम सजा है आजीवन कारावास, यानी ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत कौन शिकायत दर्ज कर सकता है? केवल पीड़ित बच्चा, माता पिता, कोई भी व्यक्ति या केवल पुलिस? पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत कौन शिकायत दर्ज कर सकता है? कोई भी व्यक्ति, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पॉस्को अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई कौन करता है? जिला अदालत, विशेष पॉस्को अदालत, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट? पॉस्को अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई कौन करता है? विशेष पॉस्को अदालत, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पॉस्को अधिनियम के तहत पीड़ित बच्चे की पहचान सार्वजनिक करने पर क्या सजा है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या 5 वर्ष? पॉस्को अधिनियम के तहत पीड़ित बच्चे की पहचान सार्वजनिक करने पर क्या सजा है? ऑप्शन 1 वर्ष। पॉस्को अधिनियम की किस धारा में बाल यौन उत्पीड़न का उल्लेख है? धारा 4, धारा 5, धारा 7, धारा 9? पॉस्को अधिनियम की किस धारा में बाल यौन उत्पीड़न का उल्लेख है? इसका आंसर होगा धारा 7, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पॉस्को अधिनियम के तहत पुलिस को अपराध की सूचना मिलने पर क्या करना चाहिए? क्या अनिवार्य है? 24 घंटे में एफआईआर दर्ज करना, जांच को टालना, पहले मामले की पुष्टि करना या कोर्ट की अनुमति लेना? पॉस्को अधिनियम के तहत पुलिस को अपराध की सूचना मिलने पर क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या अनिवार्य होना चाहिए? 24 घंटे में एफआईआर दर्ज करना चाहिए, यानी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पॉस्को अधिनियम में पीड़ित बच्चे के बयान कहां दर्ज किए जाते हैं? पुलिस थाने में, न्यायालय में, मजिस्ट्रेट के सामने, की वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से? पॉस्को अधिनियम में पीड़ित बच्चे के बयान कहां दर्ज किए जाते हैं? ऑप्शन डी, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, जिसमें उसमें कोई छेड़खान न हो उसके बयान में, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पॉस्को अधिनियम के अनुसार सुनवाई के दौरान पीड़ित बच्चों को क्या अधिकार है? वकील की सहायता, मुक्त कानूनी सहायता, सुरक्षा प्रदान करना या उपरोक्त सभी? पॉस्को अधिनियम के अनुसार सुनवाई के दौरान पीड़ित बच्चे का अधिकार है वकील की सहायता भी, मुक्त कानूनी सहायता भी, सुरक्षा प्रदान करना भी और उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। पॉस्को अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई कितने समय में पूरी करनी चाहिए? 6 माह में, कि 1 वर्ष में, कि 2 वर्ष में, कि 3 माह में? पॉस्को अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई कितने समय में पूरी करनी चाहिए? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लिख दीजिएगा 15 का जो ऑप्शन होगा वो, तभी हम सोचेंगे आप लोग कितना पढ़ती हैं, तभी पता चलेगा आप लोग कितना पढ़ती भी हैं कि सिर्फ वीडियो भर देखती हैं। पॉस्को अधिनियम के तहत झूठी शिकायत करने पर कितनी सजा हो सकती है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या कोई सजा नहीं? पॉस्को अधिनियम के तहत झूठी शिकायत करने पर अधिकतम 1 वर्ष की सजा हो सकती है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पॉस्को अधिनियम के तहत बच्चों को मानसिक उत्पीड़न से बचाने के लिए क्या प्रावधान है? काउंसलिंग, पुनर्वास, पुलिस सुरक्षा या उपरोक्त सभी? पॉस्को अधिनियम के तहत बच्चों को मानसिक उत्पीड़न से बचाने के लिए काउंसलिंग की जाती है, पुनर्वास किया जाता है, पुलिस की सुरक्षा दी जाती है, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पॉस्को अधिनियम के तहत अपराधी के खिलाफ कौन गवाही दे सकता है? केवल माता पिता, केवल डॉक्टर, कोई भी व्यक्ति, केवल पुलिस? पॉस्को अधिनियम के तहत अपराधी के खिलाफ कोई भी व्यक्ति गवाही दे सकता है, यानी ऑप्शन सी। पॉस्को अधिनियम के तहत अपराधी के खिलाफ कोई भी गवाही दे सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पॉस्को अधिनियम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, कानूनी मंत्रालय? पॉस्को अधिनियम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके तहत आपकी वैकेंसी आई है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पॉस्को अधिनियम में बच्चों की सुनवाई के लिए किस प्रकार की अदालत होती है? समान अदालत, विशेष अदालत, फास्ट ट्रैक कोर्ट या पंचायत कोर्ट? पॉस्को अधिनियम में बच्चों की सुनवाई के लिए किस प्रकार की अदालत होती है? ऑप्शन बी, विशेष अदालत। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यदि कोई व्यक्ति पॉस्को अधिनियम के तहत अपराध की जानकारी छुपाता है तो उसे कितनी सजा हो सकती है? 6 माह की, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 5 वर्ष?
यदि कोई भी व्यक्ति पॉस्को अधिनियम के तहत अपराध की जानकारी छुपाता है उसे कितनी सजा हो सकती है? अधिकतम 1 वर्ष, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पॉस्को अधिनियम के तहत बच्चे की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन कौन करता है? मनोवैज्ञानिक, पुलिस, मजिस्ट्रेट, वकील। पॉस्को अधिनियम के तहत बच्चे की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करता है मनोवैज्ञानिक, यानी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पॉस्को अधिनियम में बच्चा किस आयु तक माना जाता है? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। पॉस्को अधिनियम में बच्चा किस आयु तक माना जाता है? ऑप्शन सी, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पॉस्को अधिनियम के तहत अपराधी की सजा माफ करने का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय, विशेष अदालत, राष्ट्रपति, कोई नहीं। पॉस्को अधिनियम के तहत अपराधी की सजा माफ करने का अधिकार किसी को भी नहीं होता, राष्ट्रपति को भी नहीं होता, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पॉस्को अधिनियम के तहत किसका संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है? अपराधी का, माता पिता का, बच्चा का, समाज का। पॉस्को अधिनियम के तहत किसका संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन सी, बच्चा का। बहनों, जितने भी पॉस्को अधिनियम से एक्ट से क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चन करा दिए गए हैं। 25 क्वेश्चन ही बन सकते थे, पूरा एक्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे सब कुछ निकाल के आपको दे दिया गया है। आप इन्हीं क्वेश्चनों का बार बार रिवीजन करते रहिए और अब आपके पेपर में एक या दो क्वेश्चन इस अधिनियम से जरूर मिलेगा। आप अगर हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो पंजाब अकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहां आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। आप पंजाब अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को भेजिए जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगला वीडियो किस अधिनियम से संबंधित चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा, जिससे उस अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। चलिए, धन्यवाद।